बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब की एक वीडियो वायरल है और आपको याद होगा कि शायद सबसे पहले हमने ही आपकी खिदमत में इस वाक़े का ज़िक्र किया था, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि वीडियो मंजर आम पे नहीं आई थी। लेकिन बहरहाल इस वाक़े के कई ऐनी शाहिदीन मौजूद थे जिनसे बात करके हमने आप तक ये ख़बर पहुंचाई थी। लेकिन बहरहाल अब जब ये चीफ जस्टिस साहब की वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें वो अपनी बीवी और बेटी के हमरा इस्लामाबाद की एक मशहूर बेकरी से डोनट्स ख़रीद रहे हैं, और इस दौरान बेकरी का एक मुलाजिम जो है वो चीफ जस्टिस का नाम लेकर पूछ कर बाकायदा उनकी शनाख्त करके उन पर 3 हरफ भेज रहा है। ये वीडियो बहुत तकलीफ़ दे है, इसको देखना बहुत तकलीफ़ देता, ख़ास तौर पे जब कोई शख्स अपनी बीवी और बेटी के हमरा किसी पब्लिक प्लेस पर मौजूद हो तो उसके साथ इस तरह के बर्ताव की किसी सूरत भी हमायत नहीं की जा सकती। इफ़ एंड बट लगा कर भी, अगर मगर करके भी, छुप छुपा के भी, हीले बहानों से भी ना तो खुशी का इज़हार किया जा सकता है, बल्कि ऐसे वाक़यात पे अगर कोई अंदर छुपी हुई खुशी है वो भी मैं समझता हूँ कि कमीनगी का इज़हार है। कोई शख्स भी अपनी बीवी और बेटी के साथ मौजूद हो तो उसके साथ बदतमीज़ी किसी तौर भी गवारा नहीं है। और मैंने उस वक्त भी इस अमल की शदीद मज़म्मत की थी और आज भी सोचता हूँ कि इस सारे अमल की ज़्यादा शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत की जाए। मैंने बेकरी के मुलाजिम की मज़म्मत का सोचा ही था कि मेरे जहन में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात की पूरी फ़िल्म चलने लगी। बेटी के सामने बाप यानी काजी साहब को गाली पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे आलिया हमज़ा, खदीजा शाह और सनम जावेद साहबा याद आ गई। उन्हें तो घरों से उनके प्यारों के सामने उठाया गया था, उन्हें गलीज़ गालियाँ दी गई थी, उन्हें भी और उनके घर वालों को भी। उन्हें भी मारा गया, उनके घर वालों को भी थप्पड़ रसीद किए गए, घोंसे मारे गए। उन्हें उनके शौहरों के सामने बेलिबास करने की धमकियाँ दी गई थी। ये सिर्फ बेटियाँ नहीं थीं, बेटियों की माएँ भी थीं, और उनकी बेटियाँ महीनों तक अपनी माँओं से दूर रही थीं। और ये सब सियासी बुनियादों पे हुआ था, इस पर कोई दो आरा नहीं है। और इसी दौरान इन्हीं काजी साहब की नाक के नीचे सब कुछ हुआ था। मुझे पुलिस के टार्चर सेलों में गालियां खाते और तशद्दुद सहते 15-15 साल के नौजवान भी याद आ गए, जिनकी चीखें उनके वालदैन को सुनाकर उनकी सियासी वफ़ादारियाँ बदलवाई गई थी। मुझे सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़ दी जाने वाली वो फेक FIRs भी याद आ गई, जिनका जब काजी साहब की अदालत में ज़िक्र किया जाता था तो वो बहुत उकताहट से कहते थे सियासत बाहर जाकर करो। यकीन करें, काजी साहब के साथ बेकरी में जो कुछ हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर ये सोचते हुए भी मुझे इमरान रियाज़ भी याद आ जाता है, जिसे अगवा करके 142 रोज़ तक लापता रखा गया था और जिस पर सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया था, उसकी रूह पर भी ताज़ियाने बरसाए गए थे। उसको हमेशा हमेशा के लिए गूंगा करने की साजिश भी और कोशिश भी की गई थी। लेकिन वही जब घर वापस पहुंचा तो उसके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर इमरान रियाज़ को सिक्योरिटी फराहम की जाए तो वो अगवा करने वालों और ख़ुद पर बीतने वाले मज़ालिम के बारे में एक एक हरफ बताने को तैयार है। तो काजी ईसा साहब ने बड़े रौनक भरे लहजे में जवाब दिया था कि अब क्या हम इसके लिए रेड कारपेट बिछा दें, क्या अब हम उसके लिए रेड कारपेट बिछा दें। मुझे तो जेल में सोबतें बर्दाश्त करता दानिश्वर, बूढ़ा दानिश्वर और या मकबूल जान भी याद आ जाता है, जिसे किसी जुर्म के बग़ैर जेल में रख कर उसकी तज़लील करने की कोशिश की गई और कोशिश की जा रही है दोबारा से। और ये सब चीफ जस्टिस साहब आपकी नाक के नीचे हुआ था, हो रहा है। यकीन करें, बेकरी के मुलाजिम ने चीफ जस्टिस के लिए जो कुछ कहा मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और किसी तौर भी किसी कमीनी ख्वाहिश के ताबे होकर भी मैं उसकी तायीद नहीं कर सकता, मैं उसकी मज़म्मत ही करूँगा। मगर फिर मुझे उस समात का अहवाल याद आ जाता है जब इलेक्शन से पहले भरी अदालत में काजी को बताया गया कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में उम्मीदवारों को अगवा कर लिया जाता है और फिर उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर पार्टी छुड़वाई जाती है। तो काजी ईसा साहब बहुत तंज़िया लहजे में कहते हैं, अगर आप ये तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते
तो आप किचन से बाहर आ जाएं, यानी सियासत छोड़ दें। मैं मानता हूं कि काई साहब से अच्छा नहीं हुआ, मैं उसकी मजम्मत करना चाहता हूं, मगर फिर यकायक मेरा ज़हन उन जजेस की जानिब चला जाता है जिनमें किसी के बेडरूम में कैमरे नस्ब किए गए, किसी के रिश्तेदार को उठाकर उस पर तशद्दुद किया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, किसी जज को उसके चैम्बर में बैठ के धमकियाँ दी गई। फिर इन जजेस ने हिम्मत करके इन्हीं अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की, तो इसी काजी फायज़ ईसा ने उस ख़त को अपनी पीठ में छुरा घोंपने के मतरातफ करार दे दिया। आज आला तरीन अदालत में ना इस ख़त का कोई जिक्र है और ना ही उस बेंच का जो जजेस को इंसाफ देने के लिए बनाया गया था। मुझे एहसास है कि बेटी के सामने बाप की तजलील एक इंतहाई घिनौना फेल है, इंतहाई घिनौना फेल है। मैं उसकी मलामत के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था तो मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात का सामना करते वो बच्चे याद आ गए जिन्हें 1 साल से कैदोबंद की बदतरीन सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। वो किस हाल में है, इस तरफ तो काजी साहब की नज़र ही नहीं जाती, क्योंकि काजी साहब के बनाए हुए एक हम ख्याल बेंच ने इन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जायज़ करार दे रखा। काजी साहब, आप तो अपनी फैमिली के हमरा मज़ीद मज़ेदार किस्म के डोनट्स खाने गए थे ना, मगर आपको एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ गया जो काबिल मजम्मत है। मैं इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, मगर मेरे सामने आपका 13 जनवरी को दिया जाने वाला वो फैसला आन खड़ा होता है जिसमें आपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन कर इस मुल्क के अवाम से उनका हक़ के इंतखाब छीनने की कोशिश की थी, जो एक आम शख्स का बुनियादी हक है, जो उसका बुनियादी हक है। आपने उसका हक उससे छीनने की नहीं, नोचने की कोशिश की थी। मुझे वो बाबा याद आ गया जो 8 फरवरी के दिन पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर उठाकर पूछ रहा था, पुत्र इन्ने सारे निशाना चो खान दे बंदे दा केड़ा निशान है। चीफ जस्टिस साहब, आपके फैसले ने उस बाबे की नाखानदगी और बुजुर्गी का मजाक उड़ाया था। कैसा साहब, आपका ये फैसला कौम के इज्तिमाई ज़मीर पर एक बोझ था। अब हर कोई उससे छुटकारा हासिल करना चाहता है, हर कोई छुटकारा हासिल, इस बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहता है। क्या पता गाली देने वाले बेकरी का मुलाजिम जो है वो उसी बोझ के ज़ेरे असर कुछ ज़्यादा ओल फोल बग गया हो। मैं उस लड़के के कहे का जामिन नहीं हूँ, मैं उसके कहे हुए का कोई जवाब भी नहीं देना चाहता, मगर जब भी उसकी मजम्मत के लिए अल्फाज तलाश करता हूँ तो मेरा जो दिमाग है, वो मेरा जो जहन है, वो न जाने मुझे क्या क्या याद दिलाने लगता है। लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए। मिलॉर्ड, आपके जो रवैये हैं वो कौम इतनी जल्दी नहीं भूलेगी। अदालत के अंदर दिए गए आपके फ़ैसले कौम के लिए बहुत भारी साबित हो रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े और दो टोक फ़ैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन इस पे अभी भी अमल करने को तैयार नहीं है। मुख्तलिफ हीले बहानों से फ़ैसले पे अमल को मौखर किया जा रहा है, अमल दरामद को मौखर किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के 8वें या पता नहीं 60वें इजलास में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा, वाह, जिसमें आला अदलिया के सामने ये सवाल रखा जाएगा कि पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद कानून बदल गया है, बताएं पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। मगर असल खबर यह है कि तफसीली फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन भी बताया जा रहा है कि 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और नाज़रीन, ये बताए जाने की बात है, मैं इसमें भी एक साजिश देख रहा हूँ कि ये एक हो सकता है कि ये महज एक ड्रामा हो कि जो हमारे इजलास जारी हैं उनमें हम बाकायदा डिबेट करते हैं, हम सब कुछ आपस में तबादला ख्याल करते हैं, बहस व तकरार करते हैं। ये तासुर देना भी शायद मकसूद हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने जो है वो कहा है कि हमें चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे फौरी तौर पर इफ़ एंड बट या अगर मगर लगाए बग़ैर अमल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का मौक़िफ़ बताया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे मिनो अन
अमल करने के हामी हैं। और इन मेंबरों में क्या कहा जा रहा है कि मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना और मेंबर केपी जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इतने वाज़े फ़ैसले के बाद उस पर अमल ना करने पर इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीने अदालत का मुर्तकिब होगा। और इन दोनों अरकान का मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI को अलॉट कर दी जाएँ। अब ये दोनों का जो फ़ैसला या इख्तलाफी नोट है ये पता नहीं मीटिंग मिनट्स में आया है या नहीं आया, या पब्लिक के सामने इस तरह से आया है या नहीं आया। अगर उन्होंने कहा है, इख्तलाफ का इजहार किया है, तो इसे ऑफिशियली मंजर आम पर आना चाहिए। वरना कल करा जब इलेक्शन पूरे इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगेगा तो ऑब्वियसली ये दो अरकान भी उसकी जद में लाजमी तौर पे आएंगे। अच्छा, ये हमारा मसला नहीं है कि निश्चित से ये उन दो अरकान का ये कहना है कि ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है कि निश्चित PTI को देने से पार्लियामेंट में किसकी अक्सरियत होती है और किसकी नहीं। हमारे ज़िम्मे जो काम है हमें वो करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ 3 अरकान जो है इलेक्शन कमीशन के, उनका मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी फ़ैसला करे हम वही करेंगे जो इन्हें हुकूमत कहेगी। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने यही कहा है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस साहब की पूरी हमायत हासिल है। बहरहाल इन दो अरकान ने इख्तलाफ करके वक्ती तौर पर ही सही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रंग में भंग डाल दी है। लेकिन नाज़रीन, मैं अभी भी इसी मौक़िफ़ का हामी हूँ कि ये इजलास जो है ये रोज़ाना जो होते हैं ये ड्रामा है। और ये ड्रामा सिर्फ़ मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाए जाने के लिए किया जाता है कि हमने आपके कहने पे ये किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप वही कहते हैं जो आपको रोज़ाना कहना होता है। और चाय बिस्किट, मेरा ख्याल है कि ये करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको यही बताना है कि आपने ये फ़ैसला किया है कि जी अब ये वजाहत कर दें, अब ये वजाहत कर दें, अब ये बता दें कि आपके फ़लाँ लफ्ज़ का क्या मतलब था, अब ये बता दें कि आपके फ़लाँ जुमले के 2 मतलब निकलते हैं, इस एक जुमले किस पे अमल करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारा ड्रामा करने से बेहतर नहीं है कि आप घर बैठे ही रोज़ाना एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया करें कि जी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, उसमें फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला हुआ है। घर बैठे ऐलान कर दे, ऐसी वो DA और पता नहीं क्या कुछ बनता है, चाय के पैसे, आने जाने का ख़र्चा, ड्रामा, उससे जान छुड़ाने के लिए सीधी सीधी बात करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रोज़ाना कह दिया करें कि जी आज भी इजलास हुआ है। किसी ने देखना है जाके इजलास हुआ है या नहीं हुआ, आप कह दें जी आज भी इजलास हुआ है, असी नहीं मननी तुहाडी गल, कह दें साहब। अब राय का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर करने का मकसद जो है वो महज वक्त का असूल है। They want to buy the time। इस दौरान ये कोशिश होगी कि इन 2 अरकान को भी मनाकर PTI, अगर वो वाकई वो इख्तलाफी अरकान हैं तो उनको मनाकर PTI को नशिस्तें ना देने का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर लिया जाए। और इस नई दरख्वास्त का एक मकसद ये भी है कि इस दौरान पार्लियामेंट आइनी तरमीम मंजूर कर ले, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के हाथ ये कानूनी जवाज़ आ जाएगा कि अब इस तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं रही। बहरहाल इलेक्शन कमीशन बड़े ही तबाहकुन रास्ते पे चल पड़ा है और जिसके नताइज जो हैं वो इंतहाई भयानक निकल सकते नहीं, यकीनन निकलेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में खामोशी का माहौल है। अब जानने वाले जानते हैं कि ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेशखम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ऑर्डिनेंस को अदलिया के मामलात में मदाखलत और फुल कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी करार दिया था। चीफ जस्टिस साहब ने आज इस ख़त का जवाब दे दिया और क्या कमाल जवाब दिया, वाह जी वाह, स्वाद आ गया, चस आ गई। पता नहीं 9 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं, कितने हैं, कोई खुदा की कसम एक भी पॉइंट किसी आम शख्स के दिल को नहीं लग रहा। जितना मर्जी आप खुद को सोच लें, तसव्वुर कर लें कि वो चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ का हामी है, कोई एक पॉइंट भी दिल को नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जा रही है हर बात जो उन्होंने जवाबी ख़त लिखा है। अब ज़राए से ख़त के जो मदरजात सामने आए हैं, मतलब उन्हें देखकर इस जवाबी ख़त को उज़्र गुना बदतर अज़ गुना करार दिया जा सकता है। काजी साहब ने अपने जवाब में कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से इसलिए अलग किया गया क्योंकि उनका रवैया सीनियर जजेस से तौहीन आमेज़ था। नाज़रीन ज़रा गौर फरमाएं क्या कह रहे हैं
चीफ जस्टिस साहब हमारे क्या फरमा रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन से सीनियर जजेस थे, कौन से सीनियर जजेस थे भाई। जस्टिस मुनीब से सीनियर जज तो सिर्फ दो थे, दो हैं सीनियर जज, एक जस्टिस मंसूर और दूसरे काजी फायज ईसा। तमाम बाकी जज तो उनसे जूनियर हैं। यानी काजी साहब के मुताबिक उन्हें दो जजेस से जस्टिस मुनीब का रवैया नामुनासिब लगा। तो अगर ऐसा है तो जस्टिस मंसूर अली साहब ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की। तो इसका मतलब है कि फिर चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरे साथ उनका रवैया जो था वो गलत था, ठीक है, वो तौहीन आमेज था। तो ये फिर इसका मतलब है कि ये तो आप फिर जाती अनाद की बात कर रहे हैं ना। सिर्फ आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे साथ, मैं दोबारा अपनी बात समझा देता हूं कि सिर्फ दो जजेस हुए ना, उनसे सीनियर तो दो जजेस थे और उन दोनों के साथ बकौल चीफ जस्टिस साहब के सीनियर जजेस के साथ उनका रवैया जस्टिस मुनीब का वो तौहीन आमेज था। जस्टिस मंसूर साहब एक सीनियर है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई एतराज़ नहीं किया। इसके साथ इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, कि मेरे साथ तौहीन आमेज था। इसका मतलब है कि आप पर्सनल हो रहे हैं। अगर आप पर्सनल भी हो रहे हैं तो फिर बताते तो सही कि किस मौके पर आपको जस्टिस मुनीब साहब का रवैया तौहीन आमेज लगा। आपको बताना तो चाहिए था ना। फिर आपने वो जो 9 बातें लिखी हैं, जो सवालों के जवाब दिए, अजीबोगरीब ही हैं कि फ़लाँ को मैंने कहा तो वो लाहौर जाने के लिए तैयार हो गया, आप वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं हुए। उसको मैंने कहा कि पानी का गिलास पिला दो, उसने पानी का गिलास नहीं पिलाया। उसको मैंने कहा इधर आओ, वो उधर चला गया। काजी साहब, इन सारी बातों के सबूत कहाँ हैं? कैसे साबित करेंगे आप? मतलब मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब ने ये ख़त लिख के ये जो 9 नुकात उठाए हैं काजी साहब ने, वो एक से एक बड़ी गलती की है। जब भी वो इस तरह का कोई जवाबी वार कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि काजी फायज ईसा साहब को मज़ीद हजीमत उठानी पड़ती है, जो बहरहाल कौम के लिए तकलीफ़ दे होती है कि बहरहाल जो भी है कौम उनसे इख्तलाफ करे, हैं तो वो हमारे चीफ जस्टिस ना। जब वो इस अंदाज में ख़ुद को बेतौकीर करते हैं ज़िद में आके, तो किसी को खुशी तो नहीं हो सकती। आप हर रोज़ हर केस में आप अपने आप से यह अहद करते हैं कि मैं अब अपनी मज़ीद बेइज्जती या बेतौकीरी नहीं करवाऊँगा, लेकिन आपका हर अमल, हर रिएक्शन जो है वो आपकी बेतौकीरी पे ही मुंतज होता है। वो एक बंदा इसी तरह रोज़ाना जब ऑफिस जाता है तो अपनी कोई ना कोई चीज़ भूल जाता है रोज़ाना। कभी घड़ी भूल जाता है, बीवी आवाज़ देती है कि ओ साईं आज आप घड़ी भूल गए। किसी दिन वो फिर अपने आप पे कोशिश करके अपना चश्मा भूल जाता है, बीवी कहती है चश्मा भूल गए हैं। किसी दिन और तो और गाड़ी की चाबियाँ भूल जाते हैं, और गाड़ी की चाबियाँ तो लेते जाएं। किसी दिन टाई लगाना भूल जाते हैं, बीवी पीछे से आवाज़ है टाई नहीं लगानी, टाई तो लगा जाओ, ओहो फिर टाई लगाने आ जाते हैं। तो बड़ी बेइज्जती महसूस करते हैं शौहर नामदार अपनी। तो वो एक दिन सारी चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं, टाई, घड़ी, सब कुछ, और कहते हैं मार्क करते जाते हैं कि आज मैंने सब कुछ जो है वो ले लिया है, आज मैं कोई चीज़ भूल के नहीं जा रहा, आज मैं अपनी बीवी के हाथों अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। तो वो बिल्कुल तैयार हो के ब्रीफ केस उठा के, चश्मा लगा के, घड़ी पहन के घर से बाहर जा रहे होते हैं और दिल में सोच रहे होते हैं कि आज मेरी बीवी मेरी बेइज्जती नहीं कर पाएगी। फिर वही बीवी की आवाज़ आ जाती है, सुनिए। वो कहता है आज क्या करोगी, मेरे पास हर चीज़ है। कहती वो तो ठीक है लेकिन जा कहाँ रहे हैं, आज इतवार है। तो हुजूर वाला, आपको बेतौकीर होता देख के कौम खुश नहीं होती। यकीन करें, आप चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े काजी हैं, नाम के काजी नहीं है, इस मुल्क के सबसे बड़े काजी हैं। इस मुल्क में गरीब को इंसाफ दिलाने में जो जिम्मेदारान है, आपका नाम अव्वल नंबर पे आता है। और ये जो ज़राए का इस वक्त ये भी कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है आज अगले हफ्ते के बेंचेस का फैसला करेगा और यही मामला जो है ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ज़राए का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अक्सरियत जो है उनकी इस नई कमेटी के तजवीज़ करदा बेंचेस में बैठने से इनकार कर सकती है। ऐसा हुआ
तो फिर संगीन अदालती बहरान पैदा हो सकता है। और ज़राए का ये भी दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इंतहाई संजीदगी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सोच रहे हैं। जजेस की इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई नई बात नहीं है, इंडिया में इसकी मिसाल मौजूद है। और बाज़ ज़राए ये भी कहते हैं कि इस ऑप्शन पे भी गौर किया जा रहा है कि 8 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय किसी बार कौंसल से खिताब करें, जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का खुलकर इज़हार करें। ये मामला कब पेश आ सकता है, इस बारे में ज़िम्मेदार ज़राए जो है वो अगले 72 घंटों को बहुत अहम करार दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पीर के रोज़ तक अदालती मवाद से कोई धमाका खेज़ और बड़ी ख़बर आ सकती है। फ़िलहाल तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी IMF के पैकेज की मंजूरी पे खुशियाँ मना रहे हैं। यानी मतलब इस IMF के पैकेज ने पिछले 2 बरसों से कौम को धूल चटा दी है और उसकी मंजूरी पे हम किस तरह खुश हो रहे हैं। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि IMF के इस पैकेज ने हमें क्या क्या दिन दिखाए हैं, कितने गरीबों को खुदकुशी पे मजबूर कर दिया इस एक पैकेज ने, इसकी शराइत पूरी करते हुए। मेरे जहन में वो बात आ जाती है कि 2 सीटों वाला एक हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिर जाता है तो एक टीम रवाना की जाती है कि वो जाके रेस्क्यू करे। तो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं तो कोई 5-6 घंटे बाद जो वो 2 सीटों वाले हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू करने जाते हैं, वो जवाब देते हैं कि जनाब अली के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और 79 लाशें भी हमने निकाल ली हैं। तो जनाब अली, आपने 2 सीटों वाले हेलीकॉप्टर की तलाश में 79 लाशें निकाल ली हैं। आपने कब्रिस्तान में पहले से मौजूद जो लाशें थी वो भी निकाल ली है। हजूर वाला, इस IMF के पैकेज ने, इसकी मंजूरी ने इस कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, इस पर कोई खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं, जो सवा अरब करके मिलेंगे, ये उन्हीं लल्लो तो लल्लों पे खर्च होने हैं जिन पे आज से पहले खर्च हो रहे हैं। ये सोचना कि ये हमें रेस्क्यू कर लेंगे, नामुमकिन, सोचना भी ना। अच्छा नाज़रीन, एक और ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाने की तैयारी कर ली और ज़राए कन्फर्म भी कर रहे हैं कि 3 अक्टूबर को लंदन रवाना होना चाहते हैं और टिकट भी ख़रीद लिया गया है। लेकिन नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि वापसी ओपन रखी गई है, रिटर्न ओपन है, वापसी का अभी कोई पता नहीं। कहा यह जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी वापसी का कोई पता नहीं है। वापसी के लिए कुछ शराइत है और ख़बर यह है कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी मरियम नवाज़ के हमरा 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रहे हैं। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 हफ्ते बाद वतन वापस नहीं आएंगे। उनकी वतन वापसी कई चीज़ों से जुड़ी हुई है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस बात का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए वोट ना दें। अगर ऐसा हुआ तो ये आइनी पैकेज के लिए जारी कोशिशों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाते ही अपनी बची खुची सियासी साख बेहतर बनाने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने की कोशिश करें। इसीलिए ख्याल है कि उन्हें आइनी तरमीम से पहले मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन उनकी कोशिश कुछ और है। और वो जिनसे उनकी वापसी मंसूब है या मशरूत है, उनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक बड़ी शर्त है। उनकी एक्सटेंशन या उनकी आइनी सुप्रीम कोर्ट जो बनाई जा रही है उसकी सरबराही। तो अपनी लंदन रवानगी के प्रोग्राम को कंफर्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ीर आला बेटी को भी अपने साथ रखा, मगर फिर भी ताहाल यकीन से नहीं कहा जा सकता कि 3 बार के वज़ीर आज़म साहब को मुल्क से जाने की इजाज़त मिलेगी भी या नहीं। और नाज़रीन, आज की एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जिसे देख के टीवी स्क्रीन पे मेरा दिल बहुत दुखा है, वो भी चलते चलते सुन लें। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम के लिए बादज़ मर्ग निशाने इम्तियाज़ देने की सिफारिश की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब की वफ़ात के ठीक 21 साल बाद
हुक्मरानों को ये क्या सूझी अचानक कि वो नवाबजादा नसरुल्लाह के लिए निशान इम्तियाज देने का फैसला कर ले? तो इसका सादा सा जवाब हजूरे वाला ये है कि जैसे जैसे हुक्मरान अपने इक़दामात से जमहूरियत की कब्र खोद रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें बाबाए जमहूरियत की याद आती जा रही है कि उनकी ज़ात का सहारा लेकर वो ख़ुद को किसी हद तक जमहूरियत पसंदों की सफ़ में शामिल रखें, जो कि अब करीबन नहीं, मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे नामुमकिन हो चुका है, नून लीग के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। जो उन्होंने अपने इक़्तिदार की 4 दिन की तवालत के लिए जो कुछ किया है, जिस शर्मनाक अंदाज में किया है, वो जमहूरियत के नाम पे ऐसा धब्बा है जिनको धोने के लिए कोई भी डिटर्जेंट पाउडर काम नहीं आएगा। वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हों या डॉक्टर जाकिर नाइक हों, ये जो दाग इन दोनों जमातों पे लग गए, ये धोने अब आसान नहीं है। अवाम की आंखों में धूल झोंक सके तो नवाबजादा नसरुल्लाह के नक्शे कदम पर चलना सीखें। फिर आप अगर आप अवाम को खुश करना चाहते हैं ना, तो नवाबजादा साहब के कोई एक वस्फ लेके उसी पे अमल करके दिखा दें। आपने तो जमहूरियत को कीमा करके रख दिया है। किस मुंह से आप नवाबजादा साहब का नाम ले रहे हैं? 21 साल बाद आपको अचानक एक दिन बैठे बैठे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब याद आ गए कि उनको तो एजाज़ देना चाहिए। अगर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब आज जिंदा होते तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या वो इन गैर जमहूरी हुक्मरानों के खिलाफ महाज की क़यादत कर रहे होते? हुकूमत साख के बुरान का शिकार है बुनियादी तौर पे। हुक्मरानों ने बड़े बड़े ओहदे हासिल करके खुद क्या बड़ा होना था, उन ओहदों की शान को भी गहना दिया। साख का बुरान है ये। साख के इसी बुरान को ख़त्म करने के लिए मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आने की दावत दी गई है, ताकि पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा एहतराम से देखे जाने वाले इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात करके, तस्वीरें खिंचवा के, उनकी तशहीर करके हुक्मरान अवाम की नज़र में कुछ मोतबर ठहर जाए। ऐन मुमकिन है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ज़बरदस्ती कि हुक्मरानों के हक़ में कोई बयान भी दिलवाने की कोशिश की जाए, मगर इन हुक्मरानों के हक़ में अब किसी हर्फ को भी हुर्मत नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और नाज़रीन, इसके साथ ही शफ़क़त हुसैन साहब के लफ्ज़ों में चंद अशार आज के सूरत हाल पर मुंतबिक होने वाले। दस्तार तो मौजूद है, दस्तूर नहीं है। दस्तार तो मौजूद है, दस्तूर नहीं है। ये जुल्म किसी तौर भी मंजूर नहीं है। जो अदल की तौकीर का ज़ामन न बने वो मजबूर तो हो सकता है, गयूर नहीं है। क्या जब है मादूम हुई हक की सदाएं, क्या जब है मादूम हुई हक की सदाएं। इस अहद में क्या कोई भी मंसूर नहीं है, इस अहद में क्या कोई भी मंसूर नहीं है। ये खौफ के बुत टूट के गिर जाएंगे एक दिन, ये खौफ के बुत टूट के गिर जाएंगे एक दिन। मिट जाएगी जुल्मत कि वो दिन दूर नहीं है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।